हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम लाए हैं आप लोगों का कक्षा 10 के मैथ के क्रैक कोर्स, जिसमें आप लोगों को 90 दिन में ये पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। इसमें सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और साथ में क्वेश्चन में जो जितने भी फॉर्मूले लग रहे हैं उसका डेरिवेशन ये सब बिल्कुल तरीके से और आपको एकदम फंडामेंटल तरीके से बताया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छे से हो, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि हम अपने हिसाब से बहुत अच्छे से अपना सारे चीज़ें करा रहे हैं आप लोगों का। और आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है, अगर पढ़ाने का तरीका ये सब, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को सहयोग दीजिए अपना, ताकि हम और से और उत्साहित हों और आपको और से और अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम लोग भी, क्योंकि आप लोग से तो हम जुड़े हैं भाई। ठीक है, आपको चलते हैं। अच्छा, फिर से एक बार अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर आपका 5 चल रहेगा आज, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एक्सरसाइज जो 1.1 के बाद है कि परिमेय संख्याओं के बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। जैसा कि हेडिंग में आप बुक में भी देखेंगे तो बुक में भी लिखा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण एक बार लिख देते हैं और इसको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार की संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये हेडिंग करके मिलता है। इसका मतलब ही है कि पुनर्भ्रमण का मतलब कि फिर से एक बार अपरिमेय संख्याओं को समझना। जैसा कि एक्सरसाइज में पहले ही बताया कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वास्तविक संख्या वो क्या किससे बनी होती है? परिमेय संख्याओं से भी बनी होती है, यानी परिमेय संख्याओं से बनी होती है। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, यानी दोनों प्रकार की संख्याओं मिलकर क्या बनाती हैं? परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्या, दोनों प्रकार की संख्याओं को आप कह सकते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, चाहे कोई भी प्रकार की संख्या हो, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं पर आपने बहुत सी चीजें पढ़ी, जैसे कि आपने एलसीएम एचसीएफ, अभी इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने देखा कि एलसीएम था किसी पूर्णांक का, एलसीएम या एचसीएफ। तो एलसीएम या एचसीएफ जो होता है वो किसी न किसी परिमेय संख्या का होता है, यानी परिमेय संख्याओं में ये मिलेगा आपको। तो परिमेय संख्याओं का मिलता है। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ परिमेय संख्याओं को तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, चीजें पढ़ रहे हो। अब हम कुछ अपरिमेय, जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, तो अपरिमेय संख्याओं को आपको बताए थे कि अपरिमेय संख्याओं दरअसल पहचानते कैसे, क्योंकि वो परिमेय संख्याओं का गुण को पालन नहीं करता। अपरिमेय संख्या क्या है भाई? जो जैसे √5, इसका दशमलव रूप आपने देखा भी होगा, या √2 क्या देखे होंगे आप लोग, कितना आता है? 1.414, और उसके बाद कुछ और डिजिट आते रहते हैं अलग अलग। तो इतना समझ लीजिए, 3 तक अक्सर लिखा जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है, ये मत समझना कि 4 1 है फिर 4 1 आएगा, ऐसा बात नहीं है। ये हर बार डिजिट अगला चेंज होता हुआ आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये ना तो शांत है, शांत नहीं है, मतलब अशांत है, अशांत, और साथ में अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब कि नहीं, दोहराने वाला नहीं। जबकि हम जानते हैं कि ये गुण किसमें पाया जाएगा? अपरिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं का या तो शांत रहेगा या तो अशांत वाला अगर रहेगा तो आवर्ती जरूर रहेगा। ये वाला नहीं होना चाहिए, अनावर्ती नहीं होना चाहिए। अगर अशांत रहेगा, अशांत अगर कोई संख्या का रूप रहेगा, दशमलव रूप, तो आवर्ती जरूर रहेगा। आवर्ती याद रखिएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। हर संख्या में कोई भी परिमेय संख्या लेकर
उसमें देख ले सकते हैं उसका दशमलव कहीं ना कहीं दोहराना शुरू कर देता है। हो सकता है 2 अंक के बाद दोहराना शुरू हुई के 3 अंक के 4 अंक के किसी किसी में 7, जैसे अगर हम देखें अगर हम 5/7 ले लें तो इसमें दशमलव के बाद लगभग यानी दशमलव के बाद लगभग देखेंगे तो हम 7 अंक पर या हाँ 7 अंक पर लगभग दोहराना शुरू करता है। तो काफी अंक के बाद भी दोहरा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा कुछ संख्याओं में आपका ये जो अशांत आवर्ती है ये जरूर होगा। अगर परिमेय संख्या p/q रूप का कोई संख्या है, ठीक है, तो जरूर से जरूर क्या होगा, अशांत और आवर्ती ही होगा, यानी यही दोनों गुण अप्लाई कर सकता है, ये वाला नहीं है। तो ये वाला अप्लाई कहाँ होता है, अपरिमेय संख्याओं में। हाँ ये तो परिभाषा के अनुसार जैसा कि समझाने के अनुसार बताए थे, लेकिन यहाँ पर जब आपके एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आता है तो आपके कुछ अन्य गुणों के आधार पर भी ये सिद्ध हो किया जा सकता है कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप के बनेंगे। जैसे ऐसे लिख देगा क्वेश्चन कि √5 को सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, सिद्ध कीजिए, ऐसे पहले ही लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा लिख देगा। अब क्या करना है आपको कि भाई अब हम ये वाले गुण से यहाँ तो कैलकुलेट करते हैं हम दशमलव रूप लाने का, यहाँ दशमलव रूप ये सब नहीं लाना है, ये सब तो कुछ अन्य गुणों के आधार पर, यानी परिमेय संख्या होगी सब। अगर कोई चीज परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या के जो भी गुण है चाहे जो भी होता होगा वो फॉलो करेगा। अगर ये अपरिमेय संख्या रहेगा तो निश्चित रूप से परिमेय संख्याओं का गुण नहीं पालन करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे अब हम बता रहे हैं परिमेय संख्याओं का गुण क्या है, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे लगेगा कि परिमेय संख्याओं में अगर कोई संख्या अगर वह किसी संख्या से कट रही है, जैसे हम कह दें कि 8/3 लिख दें, तो इस संख्या में देखो ऊपर वाली संख्या कई चीजों का गुणक है। जैसे हम लिख सकते हैं 8 को अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 × 4/3, यानी 4/3 देखो 2 × 4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8, यानी ये पूरी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं 2 का गुणज है, यानी 2 के गुणा करने से भी ये 8/3 प्राप्त हो सकता है। किसमें, 4/3 में 2 का गुणा करने से। और ऐसा भी लिख सकते हैं हम कितना, 4 × 2/3, यानी 4 के गुणा करने से, यानी 2/3 में 4 का गुणा करने से ये संख्या मिलती है, तो ये गुणज होती है। लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय संख्या में अगर 4 ऊपर इसका मतलब इसमें गुणज है, 4 इसका गुणज है, तो ऐसा बात नहीं है कि ये कहीं पर 4 है तो कहीं पर दूसरी संख्या नई संख्या बदल जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जितने गुणनखंड बने हैं उन्हीं के सिवा और कोई चीज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसी सिद्धांत को के आधार पर यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा आपको, कुछ सीधा क्वेश्चन हल करने का तरीका बताते हुए बताऊंगा कि क्या ऐसा चीज है जो इसमें परिमेय संख्याओं के गुण को पालन नहीं करती। तो सीधा हल करते हैं, एक्सरसाइज के आप अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, उसी आधार पर हम क्वेश्चन का हल करेंगे। पहले हम, हालांकि ये है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसके विरोध में जानबूझकर एक कोई ऐसी परिमेय संख्या मान लेंगे कि माना एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले हल करते हुए क्या मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, या ऐसे लिख लो, एक ऐसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आंसर यहां पर लिख लो, मान लो लिख दिए a/b लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या p/q भी लिख सकते हो, p/q, a/b है, जहां a और b अभाज्य पूर्णांक हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि मैं ऐसा क्यों लिखा हूं,
ध्यान दीजिए कि इस √5 के कोई भी अपरिमेय संख्या के नीचे भी कोई चीज है तो वो क्या हो सकती है, एक हो सकती है। ऐसी बात नहीं कि इसके नीचे एक है। अब मैं अगर सपोज दैट मैं कह दूं कि अगर ये परिमेय संख्या है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूं कि a/b, क्योंकि हम इसको मान ही रहे हैं कोई परिमेय संख्या a/b, किसको मान रहे हैं, इस √5 को। अगर हम कहें कि सीधी बात है भाई, अगर नीचे वाला पूर्णांक सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य अगर सहअभाज्य है तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला 20 जैसे 4 करते हैं तो ये नीचे वाला पूरा पूरा ऊपर वाले को काट देता है, यानी सूक्ष्मतम रूप लाकर नीचे 1 हो जाता है, यानी 5/1। तो क्या होता है, ये नीचे वाला हर अपने आप, क्योंकि हर संख्या में 1 जब आ जाता है तो संख्या गायब हो जाती है। अगर हम इसका वैल्यू 1 समझ लेंगे, अगर ऐसा चीज मान लेंगे कि भाज्य वाला है सहभाज्य, तो क्या हो सकता है ये नीचे वाला ऊपर वाले को काट दे और काटने पर ये वाला अंक, ये वाला मतलब जो पूर्णांक है ये अपने आप 1 बनकर गायब हो जाएगा। तब हम a/b मानेंगे कहां, तब तो ओनली a बन जाएगा। तो जिस तरीके से आप तुलना नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप कभी भी ऐसे अंक मानते हैं, यानी ऐसा पूर्णांक मानते हैं कभी भी किसी अपरिमेय संख्या में जो सहअभाज्य हो। अभाज्य का मतलब एक दूसरे में ऊपर नीचे कट नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लेंगे जैसे 11/12 लिख ले, तो ऐसी संख्या को हम कह सकते हैं a क्या है, एक ऐसी संख्या है, और b नीचे वाला हर ऐसा संख्या है जो एक दूसरे में कटती नहीं है, यानी कोई ऐसा गुणक नहीं है जो एक दूसरे को काट सके, तो इसी को कहते हैं सहअभाज्य। तो ध्यान दीजिएगा a और b हम सहअभाज्य लिए हैं, मतलब इसका मतलब ही होगा कि इसमें एक और सेंटेंस में ना समझ आए तो लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात इसका इस पूरे सेंटेंस का मतलब होगा अर्थात a और b का एक के अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ का मतलब एक के सिवा और कोई ऊपर नीचे काट नहीं सकता। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये शब्द लिखें तो ध्यान दीजिएगा, सहभाज्य होती है तो वो कभी कटती नहीं है। जैसे हम अभी लिखे थे 11/12, तो इसको लिख सकते हो, मान लो एक के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, तो 11/1/12 अपने से लिख सकते हो। एक अगर कट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर से वापस मिल जाएगा। मतलब एक तो हर संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो रहता ही है। तो भाई लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, वो सहअभाज्य भी रहे, सॉरी यहाँ अर्थात लिख देना, सहअभाज्य भी रहे तब भी उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। लेकिन हाँ अन्य संख्याओं में क्या आता है, सहभाज्य हो जाए, अभाज्य नहीं, सहभाज्य हो जाए तो ऊपर नीचे कुछ और भी संख्याएं कटती हैं। जैसे अभी हम 12/8 लिख दें तो ऊपर नीचे क्या एक तो कटेगी, एक तो है ही इसमें, एक तो इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ और भी संख्या, जैसे हम 12 को लिख सकते हैं 4×3 और 8 को लिख सकते हैं 4×2। तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, सहभाज्य, अभाज्य नहीं, सहभाज्य संख्या। तो मतलब एक के अतिरिक्त अन्य संख्या भी इसमें है जो ऊपर नीचे कट सकती है, तो ऐसी संख्या हम नहीं ले रहे हैं, याद रखिएगा। ये सहअभाज्य इसलिए है कि मतलब ऐसा मानेंगे कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसी आधार पर हम ले चलेंगे, अब यानी अब हम इसी को तो माने हैं परिमेय संख्या a/b, तो समीकरण बना लीजिए। यानी अब हम ये लिख सकते हैं कि √5 किसके बराबर है, a/b के बराबर है। ये संख्या हम मान लेंगे कि इसके बराबर है भाई, क्योंकि परिमेय संख्या है। लेकिन हाँ ये आपस में कटती नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, समीकरण बनता है तो भाई दोनों पक्षों का वर्ग किया जा सकता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर लीजिए भाई। तो यहां से जैसे ही वर्ग करेंगे तो यह जाएगा √5 गुणे √5, यानी 2 वर्ग गुणा कर जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करना हो मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, ना हो तो ऐसे चलो सिंपल और भाषा में लिख दे, √5 का स्क्वायर और इधर a/b का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग, यही तो होगा।
तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब √5 गुणे √5 डबल और गुणा करेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ a बटा b यानी a² हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हो √5 और √5 को लिखा भी जा सकता है। जब दोनों जगह सेम रूट रहता है ना तो उसको एक साथ लिख सकते हैं, यानी ऐसे रूट में 5 गुणे 5 तो जोड़ा है। देखो वर्गमूल यानी ये कहीं ना कहीं अंडर रूट लगा हुआ है और अंडर रूट लगने का मतलब वर्गमूल चाहिए आपको, ठीक है, स्क्वायर रूट चाहिए। और स्क्वायर रूट में दो जोड़ा जब मिल जाता है तो उसमें से एक सिंगल संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी से मैंने कहा ना इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं तो ये सिंगल बन जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा रूट हटकर गायब हो जाएगा, यानी जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक 5 निकाल दो। अगले स्टेप में हो जाएगा 5 बराबर कितना a² कितना बना। अब अगला स्टेप आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हो सकता है। तो हम इस हर को, क्योंकि यहाँ हर ही है और इसके बटे 1 है, याद रखिएगा इसके बटे 1, तो इसको इधर पश्चांतर में b² को इधर भेजेंगे तो 5 के साथ गुणा कर जाएगा, 1 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 5b² बराबर कितना a², ठीक है, इतना लिख सकते हैं। या इसी को या यहाँ करके और लिख देना है, स्टेप को ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलगाव कर दे रहे हैं, यही स्टेप यहाँ पर। अब a² को आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a² बराबर कितना 5b²। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान देने वाली बात है, मैंने जब एक बार बताया था आप लोगों को गुणनखंड बताते हुए कि कोई संख्या क्यों ना रहे, जैसे हम लिख दिए 3 + 5 या 3 प्लस मान लो हम लिख दिए 4, 3 + 4 और बाहर से दे दिए 2, तो इसका मतलब है कि ये संख्या चाहे जितनी भी है, चाहे जितना भी आएगी वो 2 से कटेगी पक्का है। क्यों? क्योंकि आगे लगा है 2 का गुणा पूरी संख्या में हो रही है, मतलब हम वैसे देखा जाए तो ये 2 गुणे 7 हो जाएगी, यानी 14 की संख्या है। संख्या कितनी 14, क्या ये 2 से नहीं कटती? 2 से भाग देने पर ये कट जाती है, 7 आता है, यही 2 से काटने पर यहाँ कट जाएगी। तो कहने का मतलब कोई संख्या में जो आगे गुणज लगा रहता है उसी संख्या से वो कट सकती है, विभाजित हो सकती है। तो इस संख्या में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको बीच में गुणा माना जाता है, यानी 5 और b² के बीच में जब गुणा है तो ये संख्या जो भी बनेगी वो 5 से तो कटेगी कि नहीं? हाँ, ये 5 से, क्योंकि इसमें 5 का गुणज, जैसे 2 का गुणज है तो 2 से कटा, तो 5 का गुणज है तो 5 से कटेगी नहीं। तो यहाँ कह सकते हो कि ये वाली संख्या 5 से कटेगी। तो ये वाली संख्या का मान किससे आया है? a² से ही तो आया है। a² का मान ही तो ये है, a² का, क्योंकि समीकरण में कोई, जैसे हम कह दिए x बराबर 15, तो मतलब x का मान ही तो 15 है। तो ऐसे सोचो a² का मान ही तो ये कितना 5b² है। तो a² का मान जब 5b² है यानी 5 का गुणा से बना हुआ है, तो यानी a² कहीं ना कहीं 5 से कटेगा। ये बात कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं इस समीकरण को 1 मान सकते हो, ऐसे लिख लो। समीकरण नंबर यहां लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1 के अनुसार क्या कर सकते हो? a² जो है कॉमा लगाकर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। थोड़ा सा एक बात नोट करते जाना कि मैं क्या लिखा रहा हूं, क्या बता रहा हूं। अब ध्यान दो, अगर कोई चीज स्क्वायर फॉर्म में, कोई संख्या स्क्वायर फॉर्म में, जैसे मैं कह दिया यार कि a बराबर कितना है 6 है, ठीक है, नहीं तो 5 ही लो ना, चलो 5, ठीक है। अब मैं कहूं a², दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो a² बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 25 आएगा। जब a 5 से विभाज्य है तो a का स्क्वायर भी कितना है, a² का भी जो है वो भी तो इस संख्या से पक्का है कटेगी, यानी a² 25 आएगा ना। जब a 5 से कट रहा है तो इसका स्क्वायर भी 5 से कटेगा। क्या 25 नहीं 5 से कटता? 25 को 5 से डिवाइड करो कट जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, सॉरी इधर थोड़ा सा, यानी 25 भी किससे 5 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब कोई संख्या स्क्वायर में अगर छोटी संख्या से कट रही है तो उसका वर्गमूल से भी वही संख्या कटेगी। या ऐसे भी कर सकते हो कि कोई संख्या सिंपल फॉर्म में यानी स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, जिससे कट रही है उसके स्क्वायर में भी वो संख्या कटेगी, यानी 5 से a अगर 5 से कटता है तो कह सकते हो उसका स्क्वायर भी 5 से कटेगा। या उल्टा भी कर सकते हो, a² अगर 5 से कट रहा है तो सीधी बात है उसका वर्गमूल भी 5 से कटेगा। तो हम इस प्रकार से संख्या कह सकते हैं। तो ध्यान दो, a² यहाँ पर a² अगर 5 से कट रहा है तो इसकी सिंपल मतलब a संख्या a, इसका वर्गमूल ही तो a आएगा, स्क्वायर का वर्गमूल ही तो सिंगल बन जाता है, डबल बार है, स्क्वायर का मतलब a गुणे a है,
सिंगल हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसके आधार पर कि ए भी यानी अर्थात या अतः लिख सकते हो, अतः ए भी कह सकते हो पूर्णांक। ए का मतलब यहाँ पूर्णांक लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। पूर्णांक ए भी 5 से विभाज्य है, ऐसे लिख सकते हो। मतलब इस तथ्य से पता चला कि संख्या ए क्या है, 5 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम कहे थे कि ऊपर नीचे ए और बी का कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन अभी ए पता चला कि ए का एक गुणनखंड 5 है। इस बात को नोट करिएगा कि ए भी कितना है, 5 से विभाज्य, अर्थात एक संख्या ए 5 से विभाज्य है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और जो गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में लिखना, तो यानी संख्या ए भी 5 के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः ए भी 5 से विभाज्य, यानी यहीं पर इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो कि ए अर्थात, यहां अर्थात करके लिख सकते हो, अर्थात ए का गुणनखंड 5 है। देखो ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, अब ये भी पता चले कि ए का भी गुणनखंड 5 है। ए स्क्वायर का तो गुणनखंड 5 था ही, ए का भी गुणनखंड 5 है। विभाज्य तो मतलब उसका विभाज्य होने का मतलब ही होता है। अब आपको कैसे बताया कि यार जो संख्या किसी संख्या से विभाज्य है वो उसका गुणनखंड होती है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बराबर हम ले लिए मान लो 3 गुणे मान लो 7 ले लिए, तो हम कह सकते हैं कि संख्या ए से ये ओवरऑल देखा जाए तो ये 21 है, ए कितना है 21 है। लेकिन संख्या ए जब 3 के गुणा के रूप में लिखी है ना, सॉरी यहाँ 21, हाँ 3 के गुणा के रूप में लिखी है, तो ए का मान ओवरऑल देखा जाए तो 21 है। लेकिन 21 जब 3 के गुणा से बनी हुई है तो 3 से कटेगी पक्का है, 21 यानी 3 से कट सकती है। तो उसी को जब विभाज्य कोई संख्या होती है किसी संख्या से, कोई संख्या जैसे 21 किसी संख्या अर्थात 3 से विभाज्य है, तो 3 उसका गुणनखंड भी होता है। तो वही मैं लिखा हूं कि a 5 से विभाज्य है, अर्थात a 5 का कोई गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड के सिवा और कोई रूप भी होता है। तो जैसे यहां पर हम कहें कि 21 3 से विभाज्य है, तो 3 के अतिरिक्त भी तो कोई संख्या इसमें लगी है, कितना 7 लगी है कि नहीं। तो वैसे ही सोचो ये संख्या a 5 से विभाज्य है, तो कहीं ना कहीं a जब इसका ओरिजिनल रूप कोई और भी 5 गुणे कुछ और रूप तो मिल सकता है ना, ऐसे जैसे यहां पर मिला, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अब माना करके फिर से लिख देंगे, माना a बराबर कितना है गुणनखंड के रूप में 5, और मान लो हम लिख लिए हैं 5 यम है, या 5 कुछ और, चलो यम ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 यहाँ सी भी लिख सकते थे आप, ए बी सी चल रहा था, चलो ये 5 यम ही लिख दें कि 5 ए बराबर 5 यम है, क्योंकि गुणनखंड तो मान ही नहीं है, तो उसके अनुसार 5 यम मान लेते हैं। जब ए स्क्वायर सॉरी ए 5 यम है, तो अब हम इस समीकरण 1 में भी तो ये वैल्यू रख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू यहाँ पर हम 5 यम रख देते हैं यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हो ए बराबर 5 यम है, ठीक है, लिखेंगे यही मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना आ गया भाई, तो रखने पर रख कर देखो तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 5 यम का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ए की जगह हटाकर 5 यम रख दें, बराबर कितना 5 बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चलो अच्छा इधर लिख देते हैं कहीं, कहां पर लिखें, चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही स्टेप। अब इसका 5 यम का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो जानते हो किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब वो संख्या डबल बार गुणा करेगी, यानी 5 यम गुणे 5 यम हो जाएगी, बराबर कितना 5 बी स्क्वायर। अब यहां 5 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा 25, यम का गुणा यम में करोगे तो यम स्क्वायर, बराबर कितना 5 बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 5 को भेज सकते हैं इस तरफ, इस 5 को भेज सकते हैं इस तरफ, तो हो जाएगा 25/5 यम स्क्वायर, बराबर कितना बी स्क्वायर।
अब देखो 25 से 5 कट गया। और अगले स्टेप में क्या आ गया, अगले स्टेप में आ गया आपका, यहां से लिख दे रहे हैं अगला स्टेप कितना, 5m² बराबर कितना, b²। यहां पर क्या था आपका a² का मान 5 गुणे b² के रूप में था। 5 गुणे b², तो हम कहें कि कहीं ना कहीं a² के गुणनखंड, मतलब a² के गुणनखंड में 5 उपलब्ध है, अर्थात a² 5 से विभाज्य है, अर्थात a भी 5 से विभाज्य है। अब यहां पर देखिए जस्ट उल्टा आ गया है, मतलब उल्टा क्या, इस संख्या का आ गया है। b² के गुणनखंड में भी दिख रहा है कितना है, 5 है। b² के भी गुणनखंड में कितना है, 5 है। तो कह सकते हैं इस स्टेप से इसको समीकरण नंबर 2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कह सकते हैं, यहां समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ठीक है, से या उसके अनुसार कह सकते हो, 2 के अनुसार भी लिखते हो, से के अनुसार ही लिखते हैं, के अनुसार क्या पता चल रहा है कि b² भी किसे 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः b का भी डायरेक्टली एक स्टेप काट दे रहे हैं, ऐसे भी लिख तो, अर्थात b भी 5 से विभाज्य होगी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं b का भी एक गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। अर्थात आप कह सकते हो कि b भी कहीं ना कहीं 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, या उसको गुणा के रूप में कभी लिखा जा सकता है, तो 5 लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा बात यहां इस पर समीकरण नंबर 1 की और 2 की थोड़ा सा बात नोट करिए कि आप शुरू में क्या ले चले थे और इससे क्या पता चला। आप शुरू में बोले थे कि 1 के अतिरिक्त तो कोई ऐसा गुणनखंड, मतलब 2, 3, 5, 7 कुछ भी गुणनखंड है ही नहीं 1 के अतिरिक्त। लेकिन हमें क्या प्रूफ मिल गया लास्ट में, 1 के आंसर करा है कि भाई a का गुणनखंड 5 है, a का गुणनखंड कितना है, 5 है, अर्थात 5 से विभाज्य भी है कौन, 5 से विभाज्य है a। अब ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सिद्ध किए, यहाँ a 5 से विभाज्य है, और यहां पर क्या सिद्ध कर लियो कि b भी किससे विभाज्य है, b का भी गुणनखंड 5 है, अर्थात b भी कह सकते हो कि किससे विभाज्य, 5 से विभाज्य है। तो दोनों का गुणनखंड, अंत में दोनों का गुणनखंड यानी a का भी गुणनखंड 5 है और b का भी गुणनखंड 5 है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि भाई दोनों का एक ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 5 है। वो कौन है, 5 है, क्योंकि a का भी गुणनखंड 5 है और b का भी 5 है, तो मतलब उसी को तो कहते हैं उभयनिष्ठ। जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि भाई किसी 2 लोग हैं, एक मान लो रमेश है, एक सुरेश है, अगर दोनों के पास सेम पैसा है या सेम पेन है, सेम टाइप का पेन है, तो उसी को पता है कि यार एक ही टाइप का है, यानी पूरा जितना जो चीज इसके पास है वही चीज दूसरे के पास है, तो कहते हैं उभयनिष्ठ होना। तो यहाँ पर वही चीज अंत में प्रूफ हो गया है कि a का भी गुणनखंड 5 है और b का भी गुणनखंड 5 है, मतलब दोनों के पास सेम ही चीज है, सेम ही गुणनखंड है। लेकिन शुरुआत में हमने चला क्या था, जब हम स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि एक के सिवा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। और ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि ये परिमेय संख्या होती, सपोज दैट ये परिमेय संख्या होती तो ये कभी भी विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है, एकदम कंफर्म कोई भी विरोधाभास नहीं होता। लेकिन ये अब एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के कुछ नियमों का तो विरोध करेगी ना, तो यहाँ पर यही गुणनखंड वाला एक मतलब प्रॉपर्टी जो है उसका विरोध करती है। और इस विरोध करने से ही ये पता चल जाता है कि ये संख्या अगर परिमेय संख्या होती तो ये सब विरोधाभास या ये सब चीजें कंट्रोडिक्शन कभी उत्पन्न ही नहीं होता। तो ये अपरिमेय संख्याओं के कारण ही हुआ है, यानी कहीं ना कहीं अपरिमेय संख्या है। तो देखिए भाई इसको समझना थोड़ा सा लेंदी होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है कि इसमें जो शब्द हैं उसमें ही सारे राज छुपे हैं। तो कहना क्या चाहता है, हमने जैसे अब आपको समझ लो कि यार मैं कोई पेड़ दिखा दूं, एक पेड़ दिखा दूं, उसमें कोई फल है, आम का फल है।
अगर एक व्यक्ति आम का फल को डिजाइन अपना जानते हो कि आप आम का फल कैसा होता है, उसमें बीच में जो बीज होती है काफी बड़ी होती है। अगर मैं एक छोटा सा फल ले आता हूं एकदम छोटा सा, और जिसको अंगूर बोलते हो, और अंगूर को मैं जबरदस्ती आम बोलने लगूं तो जबरदस्ती तो नहीं हो जाएगा ना भाई। दुनिया में एक मापदंड बनाया कि नहीं इसको आम बोलेंगे, मैंगो बोलेंगे, तो हम दूसरे चीज को अगर हम जबरदस्ती मान भी रहे हैं तो हमारे मानने से क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि हम किसी चीज को एक बार पल भर के लिए तो हम उल्टा पुल्टा मान सकते हैं, चीजों को कह सकते हैं कि ये वाला ग्रीन को हम येलो कर दें, किसी को दूसरा कर दें, लेकिन व्यक्ति जब हम किसी चीज को बनाए हैं कि नहीं ये यही है, तो अंत में ये प्रूफ करना पड़ेगा। जबरदस्ती आप किसी चीज को, तो हमने एक बार ले तो लिया है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर ये परिमेय संख्या होती तो कहीं पर भी परिमेय संख्याओं जैसा मतलब उसका गुण का विरोध कभी करती ही नहीं। तो यहाँ पर कंट्रडिक्शन, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि इसके पास कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने कहा ना कि अंत में लेकिन उसका विरोध हो गया, तो उस विरोध के कारण ही ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भाई देखो इसमें ये शब्दों का चयन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन शब्दों को अगर समझ रहे हो कि यार ये कहना क्या चाहता है, तो इसके आधार पर सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, अंत में विरोधाभास उत्पन्न करेंगे और इसी विरोधाभास से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको किया कराया है, हाँ इसके बाद ये थोड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, और हाँ इसके बाद क्या लिखना है ये ध्यान दीजिएगा, बस उतना लिखकर फिर उसके बाद क्वेश्चन को लास्ट में, यानी ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना यहाँ पर, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अतः ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सही से लिखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच प्राप्त हुआ जबकि हमारी कल्पना के अनुसार, हमारी कल्पना मतलब कल्पना का मतलब वही माना जोगी हो, मान के चल रहे हो पूरा स्टेप, वो कल्पना ही तो थी कि भाई एक जबरदस्ती हम माने थे ना कि ये परिमेय संख्या है, वास्तव में अपरिमेय संख्या तो है, एक कल्पना माने थे कि ये परिमेय संख्या। तो हमारी कल्पना के अनुसार क्या था, इसका कोई भी उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः इस उत्पन्न विरोधाभास यहां ध्यान दीजिएगा, भास से सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है भाई, ये लास्ट में आपको एक सेंटेंस बनाकर लिखना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के या किसी भी चीज का आपको स्कूल कॉलेज में बताया जाता है, ये थोड़ा सा लिखने में अजीब लगता है, बड़ा लगता है कैसे लिखे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया कि क्या था, हम अपनी कल्पना को बस एक विरोधाभास मतलब कंट्रडिक्शन कोई बात में लाना होता है हमें लास्ट में, क्योंकि परिमेय संख्या अगर होती तो ये कभी कंट्रडिक्शन या विरोधाभास, अब सोचो ना कि एक ही चीज को मैं
ये कहूं कि डस्टर है, चाक है, डस्टर है, चाक है, दो चीजें तो नहीं होगी, ये एक ही चीज होगी। डस्टर है तो डस्टर ही रहेगा ना भाई। तो वैसे ही यहाँ पर हम अपरिमेय इसको परिमेय संख्या एक पल के लिए मान लिए थे, लेकिन परिमेय संख्या होती तो सीधी बात है वो कभी भी परिमेय संख्या का एक गुण का पालन करती। यानी परिमेय संख्या में कह दिए कि भाई इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे मैं कह दिया कि यार 11/12 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो ये हमेशा के लिए है। ऐसा बात नहीं कि अगले पल वो उसमें कोई समानता का आ जाएगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हमेशा के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड माना तो था कि नहीं है, लेकिन अंत में प्रूफ हो गया कि नहीं, इसके पास तो दोनों यानी अंश और हर दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। कौन? 5, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न किया और इसी के आधार पर ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ √5 के लिए नहीं, यहाँ पर 2 कर दोगे, सपोज दैट हम √2 ले लें, तो जहां पर √5 है वहां पर 2 चलने लगेगा। जहां पर अगर 3 कर दे, याद रखिएगा, अब ये मत कर देना कि √9 ले लें, √4 ले लें, √9 ले लें, भाई ये सब तो बाहर निकल जाएगा ना, तो खुद पे ही परिमेय संख्या बन जाएगी। इसका निकल जाएगा +-2, इसका निकल जाएगा +-3, ये निकल गया तो सीधी बात है एक परिमेय संख्या बन गया। यानी 2/1 लिख सकते हो या -2/1 लिख सकते हो, तो ये परिमेय संख्या नहीं बन गया। परिमेय संख्या की तो बात ही नहीं हो रही ना, बात ही हो रही है उसकी जो बाहर ना निकले। तो याद रखिएगा कोई ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती, उसके लिए पूरा स्टेप, जहां पर 5 है 5 की जगह कुछ और रहेगा। मान लो यहाँ 11 भी हो सकता है, यहाँ पर 8 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 भी हो सकता है। तो जिसको प्रूफ करना हो जाए भाई, चाहे जिसको, हम इसी पूरे स्टेप पर चिपका देंगे उसको। जहां 5 चल रहा है वहां पर 5 के सिवाय और कोई अन्य संख्या लेकर, मतलब जो लिखा रहेगा, जैसे √3 लिख दिए तो हर जगह 3 बना लो, मतलब पूरा स्टेप यही, बस 3 कर लो और पूरा ऐसे लिखते लिखते अंत में आंसर आ जाएगा। तो ये चीज है। तो इसके आधार पर आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट 1-2 क्वेश्चन है, जैसे हमारा √5 को ही पूछा है। और एक और ठीक है क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अगला अन्य टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इरेज कर दे रहे हैं भाई। मैं अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है वो अब अगले दिन के क्लास में आपको बताऊंगा, और देख लीजिए इस टाइप पर सिर्फ और सिर्फ अन्य, इसमें आपके एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है √5 पर ही। लेकिन हाँ याद रखिएगा, आपके जब पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर या परीक्षा होती है, तो जरूरी नहीं कि वो √5 पर ही पूछे, वो तो किसी भी संख्या पर पूछ सकती है। हाँ स्टेप्स ध्यान दीजिएगा कि स्टेप्स मैंने जैसे भी बताया था एक्सरसाइज, यहाँ पर एकदम स्टेप्स ऐसे ही लिखना है। अगर समझ लिए तो बिल्कुल वही चीज आपको कर लेनी है। तो यानी आप सिर्फ ये मत समझिए कि ये √5 के लिए है, √5 के लिए, ये हर प्रकार की जो भी रूट में संख्या है उसके लिए है, बस वही प्रक्रिया आप उस पर उतार दीजिए। तो इस आधार पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ यानी एक क्वेश्चन से ही सारा क्वेश्चन मतलब इस टाइप का हो गया। हाँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं अगले दिन आपको एकदम बेसिक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज समझ लीजिए, एक्सरसाइज को कराऊंगा और सारा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होकर खत्म हो जाएंगे। हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए ये अच्छे वीडियो या कंटेंट लेते आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।